चलो क्या पढ़ा था कल अपन ने? डेट ऑफ एजीएम, है ना? तो हमने बोला था मीटिंग कितने तरह की थी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, कौन कौन सी थी? हाँ, बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? और जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की होती है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? सारी मीटिंग काहे के लिए करते हैं? केवल बिजनेस करने के लिए, ठीक है। किसके बिहाफ पर? कंपनी के बिहाफ पर। बिजनेस किसके बिहाफ पर होगा? कंपनी के बिहाफ पर, है ना? फिर मीटिंग की 5 चीजें हमने देखी थी, जिसमें से हमने पहला डिस्कस किया था क्या? डेट ऑफ मीटिंग। तो फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होगी? जल्दी से रिवाइज करो। 9 मंथ्स में। कब से? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 9 मंथ्स में। सेकंड एंड सब्सिक्वेंट की 3 डेट थी, कौन कौन सी? वेरी गुड। दूसरा? तीसरा? हाँ, विच एवर इज फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या था? वो ड्यूरेशन जिसके हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर क्या था? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर। कब तक चलता है? हाँ, ठीक है। और फिर उससे कितने महीने में? 9 मंथ्स में फर्स्ट एजीएम करनी है। ये सब प्रैक्टिकल्स कर लिए थे कल हमने, घर पे जाके प्रैक्टिस करी। आवाज ही नहीं आ रही किसी की, मतलब। ये हो गया था हमारा। चलो, लिस्टेड कंपनी का एक प्रोविजन देखा था, क्या देखा था? कि टॉप 100 की जो लिस्टेड कंपनी है, उन्हें अपनी एजीएम कितने टाइम में करनी है? खिसक के बैठे इधर, इधर खिसक जा, पूरी खिसक जा इधर। ये जरा भी टिके तो पीछे से पेन मार देना तो, है ना? हाँ, बोल फटाफट से क्या है? ये लिस्टेड कंपनी का प्रोविजन पढ़ा था अपन ने, क्या था बोलो? हाँ, कौन सी कंपनी को? टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज जो हैं, उन्हें कितने टाइम में करनी है? इंस्टेड ऑफ 6 मंथ। और क्या करना है? ये समझ में आ गया? यहां तक हमने कर लिया था, यहां से करना है, ठीक है। तो डेट वाला हमारा प्रोविजन हो गया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? डे से। चलो, क्या दिया है? पहला दिया है टाइम। एजीएम किस टाइम पर करनी है? किसी भी टाइम पे कर लें क्या? तो बोले नहीं, बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। बोले बिजनेस आवर्स भी आप ही बता दो, तो बोले 9 AM to 6 PM, है ना? पहली चीज, एजीएम कब होगी बेटा? बिजनेस आवर्स, है ना? बिजनेस आवर्स मतलब क्या बोला है? 9 AM to 6 PM के बीच में, ठीक है। बोलो, चुप मत बैठी रहो, तू बोला कर बेटा, बोलती नहीं इसलिए तेरे को नींद आती है। हाँ बोलो, क्या बोला अपन ने? बिजनेस आवर्स के अंदर हो जाएगी, वेरी गुड। फिर बिजनेस आवर्स का मतलब क्या बताया है? चल, तो 5 AM पर मीटिंग बुला लूं? ऐसा लिखा नहीं आएगा सुबह के 5 बजे की रात के 5 बजे, AM PM ही लिखा आएगा। तो रात की 12 से लेकर दोपहर की 12 तक AM होती है। अरे गलत बोला कि तुमने गलत सुना? और दोपहर की 12 से रात की 12 तक क्या होती है? PM होती है। तो 5 AM मतलब क्या हुआ? तो बुला लो मीटिंग। बुला तो लूंगा, आएगा कोई नहीं? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान रखना है, मीटिंग इस टाइम के बीच में स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 11 AM बुला लूं? बोलो, 1 PM? 1 PM बुला लूं? 2 AM? ये समझ में आ गया? चलो, मीटिंग बुलाई मैंने 5 PM। पक्का? कोई डाउट इसके अंदर? चलते चलते 8 PM हो गई है। जो मैं पूछ रहा हूं तुमको समझ में आ रहा है? मीटिंग मैंने कब कॉल की? क्या मैं बुला सकता हूं? अब मीटिंग की प्रोसीडिंग्स चल ही रही है और कितनी बज गई है, तो क्या मैं चला सकता हूं 8 बजे तक?
क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। टाइम पास करने के लिए भी नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जो लिखा होता है ना उसमें से क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, जो नहीं लिखा होता है वो आपने समझा है कि नहीं, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां ये बोला है आप कॉल इस टाइम के बीच में करोगे। तो मैंने मीटिंग कितनी बजे कॉल की, तो मैंने कॉल तो कर ली ना इस टाइम के बीच में, फिर वो कंटिन्यू होते होते भले ही 6 बजे से आगे चली गई है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल जो है मीटिंग, कौन सा वर्ड दिया है बेटा, कंडक्टेड नहीं लिखा है, दोनों वर्ड में डिफरेंस होता है कॉल और कंडक्ट। तो कॉल हो जाना चाहिए इस टाइम के बीच में, क्या हो जाना चाहिए बेटा, इस टाइम के बीच में। फिर कंडक्ट मतलब मीटिंग की प्रोसीडिंग चल रही है। अब प्रोसीडिंग्स चलते चलते कितना भी टाइम हो गया बोले उससे मतलब नहीं है, भले रात की 12 बज जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मीटिंग 5:45 PM पे बुला सकता हूं, अरे बोलो, बुलाना मतलब क्या करना, वेरी गुड, बुलाना मतलब क्या करना, तो मैं कॉल तो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, फिर भले चलते चलते कितना भी टाइम हो जाए बोले इससे मतलब नहीं। अब अगर शेयर होल्डर को लगता है, अच्छा जनरल मीटिंग किसकी होती है, एजीएम किसकी है, कौन आएगा उसमें। अब जैसे मीटिंग मान लो 6:30 बज गई, अब शेयर होल्डर को लगता है कि नहीं यार हमें नहीं रुकना इतनी रेट तक, मालूम पड़ा रात को 11 बज गई मीटिंग चलते चलते, शेयर होल्डर बोल रहे और नहीं रुक सकते, हमें नहीं रुकना है, तो वो फिर म्यूचुअल कंसेंट से मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं। वो बोल सकते बोले नहीं यार अभी मीटिंग रोक दो, अपन कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, 5 दिन बाद मिलेंगे, 7 दिन बाद वापस मिलेंगे, वो उनका डिसीजन। बट अगर वो अग्री कर रहे हैं कि ठीक है चलने दो मीटिंग, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भले रात की 2 बज जाए आप मीटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है, खत्म करते हैं। क्या बोला, मीटिंग कब होना चाहिए, बिजनेस आवर्स मतलब इसके बीच में कॉल हो जाना चाहिए, खत्म हो जाए इस बीच में ये जरूरी नहीं, खत्म कभी भी हो सकती है, बट हाँ ज्यादा टाइम अगर हो गया है तो किसके पास राइट होता है, शेयर होल्डर के पास, कि वो मीटिंग को क्या करवा सकते हैं, एडजर्न। एडजर्न करना मतलब आगे बढ़वा देना, पोस्टपोन मतलब कैंसिलेशन होता है, पोस्टपोन मतलब क्या होता है बेटा, कैंसिलेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोस्टपोनमेंट एंड एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब आगे बढ़ा देना, खत्म नहीं करी, पोस्टपोन मतलब खत्म कर देना। यह आया समझ में अपने को, चल फिर ये टाइम हो गया, अब काय का प्रोविजन है, डे का, बोले कब नहीं होगी, नेशनल हॉलिडे पर नहीं होना चाहिए मीटिंग, कब नहीं होगी बेटा, नेशनल हॉलिडे पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेशनल हॉलिडे मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, 4 चीजें याद रखना नेशनल हॉलिडे के लिए, कौन कौन सी, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। और कोई डे जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर देती है, नेशनल हॉलिडे, है ना। पढ़ो क्या लिखा है बेटा, हाँ पहला रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी, फिर मतलब और मतलब, अब ये 3 तो याद रहता है, चौथा अच्छे से याद रखना है, और कोई डे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करते हैं, जिसे कौन सी गवर्नमेंट बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल हॉलिडे। और अगर वो क्या बन गया तो उस दिन क्या नहीं कर सकते, एजीएम, मीटिंग नहीं बोलना, एजीएम। बेटा अपन स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ रहे हैं किसके, ये एकदम से बिगड़ा, भी तो ठीक था, है ना। तो हम मीटिंग कौन से दिन नहीं कर सकते हैं बेटा, नेशनल हॉलिडे वाले दिन नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते हो। अब है ना अपन जो प्रोविजन पढ़ेंगे वो 2 पार्ट में रहेंगे, एक तो जनरल प्रोविजन होंगे, जनरल प्रोविजन मतलब जो सभी तरह की मीटिंग पर लगते हैं, ठीक है। एक तो अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन क्या हुए, जो
सभी तरह की मीटिंग पर लगेंगे। एंड एक होंगे स्पेसिफिक प्रोविजन। अभी हम 96 मतलब किसका पढ़ रहे हैं? एजीएम का। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेसिफिक प्रोविजन। ये केवल किस पे लगते हैं? ईजीएम पर भी नहीं लगते हैं। आप समझे मेरी बात? हम सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? 96। 96 किसका है? तो यहां 96 में मैं जितनी चीजें पढ़ाऊंगा ये सब केवल किसके ऊपर लगेगी? किस पे नहीं लगेगी? ईजीएम पर नहीं लगेगी, बोर्ड मीटिंग पर नहीं लगेगी, क्लास मीटिंग पे नहीं लगेगी, सिंपल वर्ड में किसी और मीटिंग पर लगेगी ही नहीं। जब हम जनरल प्रोविजन पढ़ेंगे तो वो सारी मीटिंग्स पे लगते हैं। ठीक है? अगर कहीं वर्ड लिखा है बेटा जनरल मीटिंग, क्या लिखा है? तो वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? तो अगर लिखा है जनरल मीटिंग तो प्रोविजन एजीएम पर भी लगेगा और ईजीएम। बट जब स्पेसिफिकली क्या लिखा आ रहा है तो ये प्रोविजन केवल ईजीएम पर। ये समझ में आया? एक इंटरप्रिटेशन का प्रोविजन होता है एक्सप्रेसली मेंशन ऑफ वन थिंग implies exclusion of another. Expressly mention of one thing. बोलो। implies exclusion of another. पूरा बोलो। one thing implies exclusion of another. तो अगर expressly किसी एक चीज का मेंशन किया है तो उसकी जैसी बाकी को छोड़ दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। क्या मतलब? अरे यार जनरल मीटिंग तो दो तरह की होती है, एजीएम होती है और ईजीएम। अगर एक्सप्रेसली क्या लिखा है तो ईजीएम को एक्सक्लूड कर दिया है। अगर एक्सप्रेसली क्या लिखा है? ईजीएम, तो एजीएम को एक्सक्लूड कर दिया है। अगर एक्सप्रेसली क्या लिखा है? जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग को एक्सक्लूड कर दिया है। अगर एक्सप्रेसली क्या लिखा है? बोर्ड मीटिंग, तो जनरल मीटिंग पे नहीं लगेगा वो प्रोविजन। इंटरप्रिटेशन करना सीखना है कि किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता। ये पॉइंट आया ना समझ में अपने को? है ना? तो यहां क्योंकि ये सेक्शन स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है तो यहां जितने प्रोविजन है वो सब एजीएम के। वो डेट हमने किसकी निकाली? एजीएम। ईजीएम की डेट अलग तरीके से निकलेगी, बोर्ड मीटिंग की डेट अलग तरीके से निकलेगी। डे के प्रोविजन मैंने किसके पढ़ा है अभी आपको? ईजीएम और बोर्ड मीटिंग के अलग चलेंगे। सेम हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, सेम हो सकते हैं, बट जब तक बोला ना जाए तब तक आप मान के चलो अलग ही चलेंगे। टाइम का प्रोविजन बोर्ड मीटिंग का अलग चलेगा। तो ऐसा ना समझे कि ये सारे प्रोविजन क्या है? सेम। जैसा लिखा है ना उसके हिसाब से अपने को चलना। क्लियर है? तो 96 स्पेसिफिकली रिलेटेड विथ एजीएम। तो जितने प्रोविजन हैं वो केवल किसके हैं? एजीएम। सिमिलर हेडिंग हम बोर्ड मीटिंग में भी पढ़ेंगे, ईजीएम में भी पढ़ेंगे, बट वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। और प्रिंसिपल यही है, एक चीज अगर मेंशन की जा रही है ना तो उसके जैसी दूसरी को छोड़ दिया। जैसे अगर कहीं लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शेयर कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? तो प्रेफरेंस पर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। केवल लिखा है शेयर कैपिटल तो दोनों पे लग जाएगा। केवल लिखा है प्रेफरेंस तो इक्विटी पर नहीं लगे। इसलिए मैंने बोला जो लिखा है ना वो तो ध्यान रखना है, जो नहीं लिखा वो ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी के ऊपर से बनता है जो नहीं लिखा है ना। बोला यही जाता है क्या कि एग्जाम में जो पेपर आता है वो उन्हीं क्वेश्चंस में से आता है जो हम छोड़ के गए थे, जो हम याद करके नहीं गए थे। जो याद किया था वो आता ही नहीं। ये समझ में आया अपने को? चलो, तो नेशनल हॉलिडे पर क्या नहीं कर सकते हम? वेरी गुड। कब बेटा बोलो? नेशनल हॉलिडे पर हम क्या नहीं कर सकते हैं? जनरल मीटिंग नहीं कर सकते। नेशनल हॉलिडे के लिए कितनी चीजें ध्यान रखोगे? पहला 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या है कि नेशनल हॉलिडे कि ड्राई डे?
अबे हमें तो इतना मालूम है, बस जनरल एजीएम नहीं कर सकते उस दिन, ठीक है। 26 जनवरी को क्या है? हाँ वही ड्राई डे भी है, और 2 अक्टूबर को भी है। तो सीधे सीधे से ये 3 तो हो गए। इनके अलावा भी कोई डे जिसे कौन क्या डिक्लेयर कर दे, उस दिन भी नहीं कर सकते। ये आया समझ में? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हो गई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया था, उस दिन नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया था। अब आप उस दिन नहीं कर सकते हो मीटिंग, नहीं कर सकते। क्लियर है? तो गवर्नमेंट अपने पावर्स को यूज करते हुए किसी भी डे को क्या डिक्लेयर कर सकती है? नेशनल हॉलिडे। मेनली तो यही होता है, कोई बड़ा नेता मर जाता है या अदरवाइज कुछ हो जाता है तो नेशनल हॉलिडे लगा दिया जाता है। यह है समझ में? चल, अब मुझे 15 सितंबर को एजीएम करनी है। 15 सितंबर को क्या करनी है? कर सकता हूं क्या? हाँ, 15 सितंबर नेशनल हॉलिडे है क्या? बट स्टेट गवर्नमेंट ने उसे नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर रखा है, अब कर सकता हूं क्या? हाँ हाँ, कर सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। यहां वर्ड क्या लिखा है? मैंने पहले ही बोला, जो लिखा वो नहीं आता है, जो नहीं लिखा उस पे ध्यान लगाओ। अगर केवल क्या लिखा होता तो दोनों आ जाती। एक्सप्रेसली क्या मेंशन है? स्टेट गवर्नमेंट पे राइट नहीं दिया है। ये आपको समझना पड़ेगी ये चीजें। अगर गवर्नमेंट लिखा होता तो दोनों आ जाता। यही तो मैं समझा रहा हूं कि अगर जनरल मीटिंग लिखा होता तो दोनों आ जाते, बट केवल अगर क्या लिखा है? एजीएम, तो एजीएम नहीं आएगी। ठीक है, पक्का? तो कौन डिक्लेयर करे? तो हम नहीं कर सकते, अदरवाइज कर सकते हैं। तो 10 सितंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर रखा है? क्या मैं एजीएम कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? पक्का? चल, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 1 अगस्त को मैंने जनरल मीटिंग का क्या इशू किया? नोटिस। नोटिस समझते हो? एजीएम में कौन आएगा? तो शेयर होल्डर को सपना आएगा कि कंपनी ने मीटिंग की है, कि सपना आएगी? सपना आता है कि सपना आती है? सपना दिखाना पड़ता है। सपना आता भी नहीं और सपना आती तो बिल्कुल भी नहीं है, दिखाना ही पड़ता। तो बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि भैया मीटिंग है, आ जाना। बोले ठीक है। हमने क्या इशू कर दिया, जिसमें क्या बताते? मीटिंग का डे, डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, वही 5 चीजें जो हमने कल डिस्कस की थी कि इस डेट पर, इस डे पर, इस टाइम पर, इस वेन्यू पर इन काम को करने के लिए भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को क्या बनाए? सफल बनाए। क्या आया समझ में अपने को? चलो, 1 अगस्त को नोटिस इशू किया और 26 अगस्त को हमारी क्या थी? एजीएम। क्या 26 अगस्त नेशनल हॉलिडे है? तो हम कर सकते हैं, कोई डाउट इसके अंदर? 24 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 26 अगस्त क्या है? नेशनल हॉलिडे। 24 अगस्त को किसने डिक्लेयर कर दिया? क्या कि 26 अगस्त को क्या है? क्या मीटिंग कर लूं? हाँ, पक्का? तो आपने अपनी समझ के हिसाब से सही बोला है, लेकिन मेरी क्या गलती है? मैंने तो 1 तारीख से सारे अरेंजमेंट कर लिए। शेयर होल्डर ने भी आने का अरेंजमेंट कर लिया, उन्होंने भी बुकिंग करा ली होगी, मैंने सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं। अब ऑल ऑफ सडन तुम उठा के क्या बोल रहे हो कि ये क्या है? तो फिर कोर्ट का ये कहना था कि नोटिस इशू करने के बाद, क्या इशू करने के बाद, अगर किसी डे को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करती है तो भी आप मीटिंग कर सकते हो। नोटिस इशू करने के पहले से अगर वो डे क्या था? नेशनल हॉलिडे, तो नहीं कर सकते। आप समझे मेरी बात?
नोटिस इशू करने के पहले अगर हमें मालूम था कि वो डे कौन सा है तो नहीं कर सकते। बट हमारे नोटिस इशू करने के बाद कोई डे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर देती है, तो यार हम हेल्पलेस है, फिर हम मीटिंग कर सकते। इस चैप्टर से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 से 18 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। बिल्कुल लाइटली मत लेना, कम से कम 10 दिन चलेगा ये चैप्टर, इतना बड़ा। एंड दूसरी चीज, 100% केस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, जैसा अपन डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% केस, 99 भी नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। पार्ट बी छोड़ो, आप पूरे कंपनी लॉ में, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, 90% क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहेंगे, हार्डली 10% डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बट इस पार्ट बी में से तो एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं आता, आ जाए तो तुम्हारी किस्मत। सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, उसकी क्वेश्चन बैंक अलग से दूंगा मैं डिस्कस करने के लिए। बट अभी मैं वही डिस्कस करवा रहा हूं। क्वेश्चन ऐसे आता प्रैक्टिकल में, क्या कि कंपनी इशूड नोटिस ऑन 1st of August फॉर कॉलिंग दी एजीएम, डेट ऑफ एजीएम वाज 26 अगस्त। फिर वो नेशनल हॉलिडे नहीं था, बट ऑन 24th of August सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 26th of August एज नेशनल हॉलिडे। एज ए कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस, क्या कंपनी मीटिंग कर सकती है या नहीं। तो हम पहले प्रोविजन लिखें कि एजीएम कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन नेशनल हॉलिडे। नेशनल हॉलिडे इंक्लूड्स ये चारों। बट इफ नोटिस वॉज इशूड, एंड जब नोटिस क्या हुआ था, तब ये डे आफ्टर इशूइंग द डे वॉज डिक्लेयर्ड एज, देन कंपनी कैन कंडक्ट द मीटिंग एज शेड्यूल्ड। बोल रही थी कुछ? हाँ, नहीं कुछ पूछ रही थी। हाँ, क्या? हाँ हाँ बेटा, कल जैसे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए वैसे आते हैं, वो मैंने टाइम पास करने के लिए नहीं करवाए। टाइम पास करने के लिए मैं कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा इतना सारा है कि अगर टाइम पास करने लग गया तो साल भर सिलेबस खत्म नहीं होगा। ये समझ में आया? हाँ, नॉलेज के लिए मैं, बेस बनाने के लिए मैं बहुत सारी चीजें बताता हूं। आंसर लिखते समय ध्यान रखना है, टू द पॉइंट लिखना। वो अपन ने डिस्कस किया था कि उतनी डिटेल नहीं जितना मैं बोल देता हूं, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से बताता हूं, उतना डिटेल लिखने की नहीं। जैसा नोट्स में लिखा है टू द पॉइंट अपने को वैसा लिखना, खत्म। रट के नहीं लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना। चलो, ये पॉइंट हो गया क्लियर, है ना? तो इस पॉइंट के हिसाब से एक तो हमारा क्या निकला, टाइम। तो क्या बोला, मीटिंग, बोलो। हाँ, कब और कब नहीं होना चाहिए। तब इन दो में चीजें समझ में आ गई ना। कॉल इस टीम के बीच में होना चाहिए, कंक्लूड हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। और नोटिस इशू करने के बाद अगर किसी डे को क्या डिक्लेयर किया जाता है, तो भी उस दिन मीटिंग की जा सकती। ठीक है, चल। फिर क्या दिया, प्लेस की मीटिंग कहां होगी, है ना? क्या दिया हुआ है बेटा अपने को, प्लेस की मीटिंग कहां होगी। अब जो प्लेस के प्रोविजन दिए हैं, है ना, वो दो पार्ट में दिए। लिस्टेड कंपनी का प्रोविजन अलग है, अनलिस्टेड का अलग है। अभी तक हमने डेट का प्रोविजन देखा, डे का प्रोविजन देखा और टाइम का प्रोविजन देखा। उसमें मैंने कैटेगरी बनाई क्या कि नहीं ये प्राइवेट पे लगेगा, ये पब्लिक पे लगेगा, ये लिस्टेड पे लगेगा, अनलिस्टेड पर नहीं। वो सारी कंपनीज पे लग रहा था। तो वही चीज ध्यान रखनी, जहां क्या कौन सा वर्ड लिखा है कंपनी, तो सारी कंपनी आ जाएगी। जहां लिखा लिस्टेड तो केवल लिस्टेड आएगी, अनलिस्टेड नहीं आएगी। समझ में आया ये? स्वाति बोल, हाँ बोला कर मुंह से। ये समझ में आया अपने को?
तो अपन किसकी बात कर रहे हैं अब कि मीटिंग कहां पर होगी। प्लेस के प्रोविजन लिस्टेड कंपनी के अलग दिए हैं और अनलिस्टेड कंपनी के अलग दिए। ठीक है, लिस्टेड कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही क्या करेगी, एजीएम। लिस्टेड कंपनी जो है वो केवल अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही क्या करेगी, एजीएम। बोले क्या मतलब, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है पुणे में। ठीक है, पुणे में कहा, माल रोड पर। ठीक, तो टाटा मोटर्स लिमिटेड सबसे पहले आप चेक करोगे क्या ये लिस्टेड कंपनी है, तो आपने बोला यस ये लिस्टेड कंपनी। अब इसे क्या करनी है, अपनी एजीएम। तो बोले इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, बोले पुणे में। पुणे में कहा, तो बोले 504 माल रोड। तो बोले यही मीटिंग करनी, और कहीं नहीं करनी। लेकिन अगर मैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर मीटिंग करना नहीं चाहता हूं, नहीं है जगह मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस पर, टाटा मोटर्स लिमिटेड में हजारों शेयर होल्डर है, कहां बिठाऊंगा इनको यहां पे सबको मैं। तो बोले एक काम कर, तेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से शहर में है, कौन से शहर में है, पुणे में कहीं भी कर ले, बट शहर छोड़ के नहीं जाना। कहां कर ले, विद इन द सिटी, टाउन और विलेज, या विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द सिटी, टाउन और विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ पुणे, तो पुणे की लोकल लिमिट में मैं कहीं भी कर सकता हूं, बट पुणे के बाहर जाकर नहीं कर सकता। क्लियर हुआ, वापस से, है ना। जैसे रुचि सोया लिमिटेड, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंदौर में है। इंदौर में कहा, महाकोश हाउस, आप ये आते हो, यहां बिल्डिंग है ना बड़ी वाली, महाकोश हाउस, रुचि सोया का ऑफिस हुआ करता था वहां पर। चलो हम मान लेते हैं वहीं पर अभी भी। तो रुचि सोया लिमिटेड कैसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी। इसका एक शेयर कितने का हो गया था, 10 रुपए का, इंसॉल्वेंट हो गई थी। फिर रामदेव महाराज आए, उन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे, आज 2000 रुपए का चल रहा है शेयर इसका एक। तो अब रुचि सोया देखा जाए तो रामदेव महाराज ने क्या कर रखी, टेक ओवर कर रखी, पतंजलि के अंदर आती वो। ठीक है, चलो वो नॉलेज के लिए हो गया। रुचि सोया का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, इंदौर में। इंदौर में कौन सी बिल्डिंग में, महाकोश हाउस। महाकोश हाउस में कौन से अपार्टमेंट या फ्लैट में या प्लॉट पे, तो बोले 203 नंबर। तो रुचि सोया का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, 203 महाकोश हाउस इंदौर। अब रुचि सोया को क्या करनी है, अपनी एजीएम, तो कहां करेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस पर, क्योंकि रुचि सोया किसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी। तो कहां करेगी, केवल 203 महाकोश हाउस। बट नहीं करना चाहते हैं, नहीं है हमारे यहां इतनी जगह, अरे चलो जगह भी है तो भी मैं नहीं करना चाहता, कोई ऐसा जरूरी नहीं है मेरे यहां काफी जगह में बिठा सकता हूं, तो भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं करना चाहते तो रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से शहर में है अब आपका, इंदौर में कहीं भी कर लो, इंदौर छोड़कर आप नहीं जा सकते। इंदौर की जो म्युनिसिपल लोकल लिमिट है उसमें कहीं भी कर लो। देवास जाके कर लो, देवास का नाम सुना है, हाँ पास में गांव है ना एक, नाम सुना होगा ना देवास का, वहां कर लूं क्या, क्यों, इंदौर अलग है देवास अलग, भले इंदौर के बाद देवास कब चालू हो जाता मालूम नहीं पड़ता, बट दोनों शहर अलग है। हाँ अगर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस देवास में है तो मैं देवास में कर सकता, फिर मैं इंदौर आके नहीं कर सकता। ठीक है, ये प्रोविजन केवल किसका बताया मैंने, चलो बोल के खत्म करें फटाफट से। क्या पढ़ा अपन ने, कौन सी कंपनी के केस में, कहां पर होगी केवल, या विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ये समझ में आया। फिर बोला है अनलिस्टेड कंपनी के केस में, किसके केस में, अनलिस्टेड कंपनी के केस में, चाहे वो प्राइवेट हो
चाहे वो क्या हो, पब्लिक। अगर कंपनी कैसी है, अनलिस्टेड, तो बेटा अनलिस्टेड के पास भी ये दो ऑप्शन होते हैं कि वो भी क्या कर ले, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर या उसी सिटी में जहां पर क्या सिचुएटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस। जैसे प्रोविद्या हमारी कंपनी है, कैसी कंपनी है, अनलिस्टेड। प्रोविद्या कैसी कंपनी है हमारी, अनलिस्टेड। अब हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यही है जहां अपन पढ़ रहे हैं, तो हम एजीएम करेंगे तो हम यहां कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दिन बच्चों की छुट्टी करें और यहां एजीएम कर ले। बट नहीं करना हमें, तो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से शहर में है, तो इंदौर में मैं कहीं भी कर लूं। बट मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी है, अगर मैं उस सिटी में भी नहीं करना चाहता तो मैं इंडिया में कहीं भी कर सकता हूं। इसका दूसरा मतलब निकालो, इंडिया के बाहर नहीं जा सकता। हर बात का दूसरा मतलब निकाल लिया करो, दिमाग में निकलता ही है। तो क्या बोला, एनी प्लेस इन, इसका मतलब मैं इंडिया के बाहर नहीं जा सकता। तो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां था, प्रोविद्या का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, इंदौर में। अब मैं मीटिंग करना चाहता हूं कहां, मुंबई में, कर सकता हूं। अरे बोलो, कलकत्ता में कर सकता हूं, बांग्लादेश में कर सकता हूं। हाँ जा तो सकता हूं बट आ नहीं पाऊंगा वहां से वापस। यह है समझ में, मैं इंडिया में कहीं भी कर सकता हूं। जम्मू एंड कश्मीर जाके कर सकता हूं। मैं जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा, क्या पागल हो क्या, कर सकता हूं ना, कर सकता। लेकिन मुझे इसके लिए कंसेंट लगेगी अपने सारे मेंबर्स की। लेकिन इसके लिए मुझे क्या लगेगी, कंसेंट। मेरे जितने भी शेयर होल्डर हैं सबकी कंसेंट लगेगी। वो भी कब लगेगी, एडवांस में। कब लगेगी, एडवांस में मतलब मीटिंग होने के पहले, मीटिंग होने के पहले। और अगर कंसेंट मिले तो ही मीटिंग करना, नहीं तो मत करना। कैसे लगेगी, राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में। मतलब कैसे नहीं लेना है, ओरली नहीं लेना। कब नहीं लेना है, बाद में नहीं लेना, पहले लेना। किसकी लेना है, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और कहां करना है, इंडिया के बाहर नहीं कर सकता। यह आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। क्या बोला अपन ने, नोट्स में से देख लेते हैं, प्लेस ऑफ एचिंग है ना। तो इट शुड बी हेल्ड या तो और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच, ये समझ में आ गया अपने को। बट बोला है प्रोवाइडेड दैट एजीएम ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, मतलब ये प्रोविजन किस पे नहीं लगता है, लिस्टेड पर नहीं लगता है। मतलब ये वाला प्रोविजन लग रहा है लिस्टेड पर, तो ये लिस्टेड पर भी लग रहा है और अनलिस्टेड पर भी लग रहा है बेटा, क्योंकि यहां लिखा नहीं कौन सी कंपनी, ये दोनों पे लग रहा है। बट यहां लिखा स्पेसिफिकली कौन सी कंपनी, फिर वो चाहे प्राइवेट हो चाहे मे बी हेल्ड एट, मतलब इंडिया में कहीं भी कर सकता हूं, बाहर नहीं करूंगा। बट क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट। कैसे, या किसकी, कब। अब ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक वर्ड। ये एक 1.5 लाइन का पैराग्राफ है और कुछ नहीं। ये तो मैंने तोड़ के लिखा है इसको ताकि अपन समझ सके ढंग से। ये खाली बिंदी वाले जो भी होते हैं ना, ये सब उस पैराग्राफ का हिस्सा होते हैं मेरे हिसाब से। आप देखोगे फुल स्टॉप यहां है और केवल एक लाइन का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। यहां से यहां तक पूरा पढ़ोगे तब पूरा मीनिंग निकल रहा है ना। तो कौन सी कंपनी बेटा, वेरी गुड। क्या करेगी अपनी जो, कहां पर, इंडिया में कहीं भी कर सकती है, बट कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। कैसे, वो आपको लेना पड़ेगा। ये समझ में आया, बोलो। चल, कंपनी में मान लो प्रोविद्या है हमारी, है ना, 10 मेंबर। कितने मेंबर हैं, अब हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, इंदौर।
है ना। हम शिमला में मीटिंग करना चाहते हैं, एजीएम कहां करना चाहते हैं, 10 में से 9 मेंबर ने राइटिंग में कंसेंट दे दी, कर सकते हैं। क्यों? तो मेजोरिटी की तो आ गई ना कंसेंट यार, बट मेजोरिटी नहीं लिखा, यहां क्या लिखा है, सबकी 10 की 10 की कंसेंट आती। अच्छा, 9 ने कंसेंट राइटिंग में दी, एक ने ओरली दे दी, तो 10 की हो गई ना कंसेंट। 10 के 10 की कंसेंट राइटिंग में होना चाहिए, ओरली नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया? मीटिंग कब थी? 26 अगस्त को मीटिंग कब थी? हमने 27 अगस्त को सबकी कंसेंट ले ली। हाँ, एडवांस में मतलब मीटिंग के पहले 25 अगस्त तक ले लूं? अरे मीटिंग के पहले ना, तो 25 अगस्त तक ले लूं ना, यही मतलब निकला ना। हाँ, स्वाति समझ में आया बेटा? बोलती रहे बेटा, बहुत अच्छी बच्ची। ठीक है, आगे बढ़ू अब मैं। आज भूमिका नहीं आई क्या? जवाब नहीं दे रही हो? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला? ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे। फिर गवर्नमेंट कंपनी जो है उसकी एजीएम के लिए अलग से प्रोविजन दिए, है ना। कौन सी कंपनी है बेटा? जो वो भी कहां कर सकती है, अपने या और किसी प्लेस पर, बट उसी सिटी टाउन और जहां कंपनी का, या और कोई प्लेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। मतलब ये 2 पॉइंट तो सब जगह है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पर कर लो या उसी शहर में कर लो, ये 2 पॉइंट तो सब जगह। ठीक है, पक्का हो जाएगा ये। फिर गवर्नमेंट है ना, किन्हीं कंपनी को चाहे तो इन प्रोविजन से क्या प्रोवाइड कर सकती है, एग्जम्पशन। अगर प्रोविजन कंप्लाई करने में प्रॉब्लम जा रही है तो आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड कर देगी, एग्जम्पशन। और अगर गवर्नमेंट ने क्या दे दी बेटा, एग्जम्पशन, तो फिर आप जैसा गवर्नमेंट बता दे वैसा कर लो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर हुआ? कर लेंगे इसको, आगे बढ़े अपन। चलो, कौन सी कंपनी? सेक्शन 8 वाली कंपनी कौन होती है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं, जिसका पर्पस रिलीजियस, चैरिटेबल, सोशल, इन्हीं पर्पस से काम करती है। तो उसके केस में कौन डिसाइड कर लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सारी चीजें कौन डिसाइड कर लेगा बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हो जाएगा ये पक्का। नेक्स्ट, एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या समझाया था मैंने, लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड। एजेंडा का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, डे फर्स्ट पे देखा था अपन ने, है ना, कि एजेंडा, एजेंडा मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, है ना। तो हमने बोला था कोई सी भी मीटिंग हो केवल और केवल काहे के लिए की जाती है, बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए। किसके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर। कोई सी भी कंपनी हो, केवल सॉरी कोई सी भी मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, कोई सी भी मीटिंग हो, केवल और केवल काहे के लिए की जाती है, बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए की जाती है। किसके बिहाफ पर? अब डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर क्या ट्रांजेक्ट करते हैं, बिजनेस। किसके बिहाफ पर, कंपनी के। जनरल मीटिंग में कौन, शेयर होल्डर क्या ट्रांजेक्ट करते हैं, बिजनेस। किसके बिहाफ पर? तो चाहे बोर्ड हो चाहे शेयर होल्डर, वो केवल काय के लिए बिजनेस केवल काय के लिए मीटिंग करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए। कोई डाउट इसके अंदर? अब जनरल मीटिंग में जो बिजनेस ट्रांजेक्ट किए जाते हैं उनकी 2 कैटेगरी होती है, जैसा हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, है ना। जनरल मीटिंग में जो बिजनेस ट्रांजेक्ट किए जाते हैं उनकी कितनी कैटेगरी होती है, 2। कौन कौन सी,
फटाफट से बोलो क्या? जनरल मीटिंग में जो उनकी कितनी कैटेगरी होती है, कौन कौन सी? और स्पेशल, दो कैटेगरी होती है। जबकि बोर्ड मीटिंग में अलग से कोई कैटेगरी नहीं होती, वो केवल बिजनेस कहलाता, उन्हें ऑर्डिनरी या स्पेशल नहीं कहा जाता। फिर हमने देखा था एजीएम करने का पर्पस ये होता है कि साल भर की वर्किंग रिपोर्ट बनाकर हम किसको हैंडओवर करते हैं? शेयर होल्डर को। साल भर की क्या बनाकर बेटा? वर्किंग रिपोर्ट बनाकर किसको हैंडओवर करते हैं? शेयर होल्डर को। मालिक कौन है कंपनी के? क्योंकि पैसा किसने लगाया है, तो उन्हें राइट है कि साल भर में आपने उनकी कंपनी में क्या किया है उन्हें मालूम होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने देखा था कि हर बार फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एंड वहां से कितने महीने में? 6 मंथ। हम क्या करते हैं? एजीएम। पहले वाली कितने टाइम में करते हैं? बाकी हर महीने में कितने महीने में करते हैं? तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है? एंड। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ? हेलो। हाँ, ग्रुप भी बना लिया तुमने अभी से? मैडम की बात मान लेनी चाहिए, मैं भी मान लेता हूं। चलो, ये तो फिजिकल मिल जाएंगे ना सॉफ्ट कॉपी की? अच्छा ठीक है, सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा तब तक मैं, नहीं तो कल फिजिकली दे दूंगा, है ना। हाँ, ये चारों पढ़ो जल्दी से एक बार, फिर बताता हूं क्या लिखा है। वेरी गुड। दूसरा? हाँ, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या बताया था मैंने? बैलेंस शीट एंड पी एंड एल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या पढ़ा था हमने? बैलेंस शीट एंड पी एंड एल, ये पढ़ा था ना अपन ने, है ना। तो जैसे अभी हमने बोला कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ? 24-25। कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ? 2024-25। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 24 को। कब खत्म हुआ? 31 मार्च 25। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया हमारा? क्लोज। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, उससे कितने महीने में हमें क्या करनी होती है? हमारी एजीएम, है ना। तो अब इस फाइनेंशियल ईयर के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। मतलब क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, पी एंड एल, उनका क्या करवाएंगे? ऑडिट। तो ऑडिट रिपोर्ट आएगी हमारे पास। फिर डायरेक्टर क्या बनाएंगे? अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट। एंड ये सारी चीजें हम शेयर होल्डर को भेज देते हैं मीटिंग के नोटिस के साथ। क्योंकि अभी हमने बोला हर फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है उसके बाद हम एजीएम करते हैं, और वो करने का पर्पस ही यही होता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है,
इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, बिजनेस परफॉर्मेंस कितना है, स्टेट ऑफ द अफेयर्स कैसे हैं, वो सब चीजें चेक करने के पर्पस ही तो हम शेयर होल्डर को बुलाते हैं। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, हम उस फाइनेंशियल ईयर के क्या तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एजीएम कॉल करने का जब क्या इशू किया जाता है, नोटिस। नोटिस के साथ क्या भेज दिए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको, शेयर होल्डर को, ताकि शेयर होल्डर देख सके कि इस फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी में क्या गुल खिलाया है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, सारी चीजों को वो चेक कर सकें। इस पर्पस से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज देते हैं। फिर एजीएम होती है, एजीएम में कौन आते हैं, शेयर होल्डर। फिर शेयर होल्डर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारे साथ डिस्कस करते हैं। उनकी कोई क्वेरीज होती है, कोई क्वेश्चन पूछना उनको, तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि सब ठीक है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, तो पहले वो कंसीडर करते हैं एंड फिर क्या कर देते हैं, अप्रूव। हर साल एजीएम बुलाने का पर्पस यही होता है कि उस फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अप्रूव करवाएं। किससे, शेयर होल्डर्स। हर साल एजीएम बुलाने का सबसे बड़ा पर्पस यही होता है कि भाई जिस फाइनेंशियल ईयर की हम क्या बुला रहे हैं, एजीएम, उस फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को हैंड ओवर करें, वो उसे कंसीडर करें एंड कंसीडर करने के बाद क्या कर दें, अप्रूव। ताकि अब नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया, उसका काम चालू हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको यही बोलता है क्या, कि जब शेयर होल्डर आएंगे कहां पर, एजीएम में, तो पहला काम वो यही करते हैं, वो कंसीडर करते हैं किसको, फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या बनी है, जो रिपोर्ट, किसकी, बोर्ड की, किसकी, ऑडिटर। ऑडिटर की रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट। बोर्ड की रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, बोर्ड रिपोर्ट। उन्हें वो क्या कर लेते हैं बेटा, कंसीडर कर लेते हैं, अप्रूव कर देते हैं। तो पहला काम जो करने के लिए क्या बुलाई जाती है, एजीएम, वो यही है। ये याद हो जाना चाहिए चारों, अभी के अभी, है ना। पहला पहला क्या, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड, हाँ वापस से बोलो एक बार, क्या, ये समझ में आया अपने को। तो कौन आता है एजीएम में, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या करते हैं, किस चीज को, और बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट। और ये सारी चीजें हम एडवांस में उनके पास भेज देते हैं, काहे के साथ, एजीएम के नोटिस के साथ। काहे के साथ, तो वो पढ़कर आते हैं, फिर वो आकर अपने क्वेश्चन आंसर उनको जो पूछना है, मतलब माइंड सेट वो कर कर आता है। यूं नहीं कि वो आके बैठेगा तब हम बैलेंस शीट पकड़ा रहे हैं, तो कहां पढ़ेगा बैठ के, वो इतना पहले से भेज देते हैं उसको। यह आया समझ में अपने को। दूसरा, अब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, नहीं, शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा कमाने के लिए लगाया है कि चैरिटी के लिए लगाया है। और अगर कमाने के लिए लगाया तो उन्हें इनकम चाहिए। इनकम चाहिए मतलब डिविडेंड चाहिए, ठीक है। शेयर होल्डर को जो हम इनकम देते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। नहीं, क्या, किसको, उसे क्या बोलते हैं। तो फिर शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं क्या, डिविडेंड। प्रॉफिट आ गया ना, 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आ गया ना मेरे पास। अब उस प्रॉफिट में से क्या बांटना है, डिविडेंड बांट, तो हम डिविडेंड डिक्लेयर करवा देते हैं। सीधी सीधी सी बात है, क्लियर है। फिर साल भर में कंपनी को चलाया किसने है, वेरी गुड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ढंग से काम किया है क्या, हाँ, तो उन्हें हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ढंग से काम नहीं किया है, ये डायरेक्टर आड़ा टेढ़ा जा रहा था, इसको भगा देना चाहिए, तो हम उसे हटा देते हैं। तो तीसरा काम वही है, हम अपॉइंट करते हैं किसको, डायरेक्टर्स। हम क्या करते हैं बेटा, अपॉइंट, किसको, उनके प्लेस पर जो क्या हो रहे हैं, रिटायर। आपने सीएसीईटी में लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर ध्यान हो आपको तो, कि भाई
डायरेक्टर्स जो हैं वो एजीएम में क्या हो जाते हैं, रिटायर, और एलिजिबल है तो उनका क्या कर लिया जाता है, रीअपॉइंटमेंट। बस ये वही किया है कि जो डायरेक्टर क्या हो रहे हैं बेटा, रिटायर, उनके प्लेस पर हमने नए डायरेक्टर्स का क्या कर दिया, अपॉइंट। उनको भी रख सकते हैं। ऐसे ही ऑडिटर होता है। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट करता है। ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन, चेक, स्क्रूटनी। ऑडिट, ऑडिट मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन करना, चेक करना, स्क्रूटनी करना। मतलब ऑडिटर चेकू होता है बहुत बड़ा, उसे सारी चीजें क्या करना पड़ती है, चेकना पड़ती है। क्या चेक करता है वो, अरे भैया आप डायरेक्टर ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दे दिए, वो सही भी है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली बनाए कि नहीं, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए कि नहीं, एएस फॉलो किया है कि नहीं, ये सारी चीजें कौन चेक करता है बेटा, ऑडिटर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी कहां होता है, एजीएम। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी कहां होता है, एजीएम। अब 24-25 वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, कौन सा चालू हो गया, तो 25-26 के लिए हम किसका अपॉइंटमेंट कर देंगे, ऑडिटर। ये 25-26 का ये ऑडिट करेगा। फिर 25-26 की क्या होगी, एजीएम, उस एजीएम तक ये काम करेगा। फिर क्या 26-27 के लिए हम नया ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे, इसको ही रखना है तो इसको रख लेंगे। ये चार काम करने के लिए मेनली क्या बुलाई जाती है, एजीएम। क्या एजीएम हर साल होती है, क्या एजीएम करना कंपलसरी है, और एजीएम इन ऑर्डिनरी बिजनेस को करने के लिए ही की जाती है। दूसरी जनरल मीटिंग कौन सी है, ईजीएम मतलब, तो अदरवाइज कहूं तो एजीएम ऑर्डिनरी मीटिंग हो गई नहीं। अगर ईजीएम को आप क्या बोल रहे हो, ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो एजीएम ऑर्डिनरी हो गई ना, क्योंकि हर साल होती है नहीं। एंड ये चार बिजनेस हर साल कहां किए जाते हैं, एजीएम में। इन चारों को बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। इन चारों को क्या बोलते हैं बेटा, पहला वापस से बोलो क्या दिया है, वेरी गुड। दूसरा बोलो, वेरी गुड। फिर बढ़िया, फिर तो ये चारों कौन से बिजनेस हैं और कहां होते हैं, एजीएम। कहां होते हैं, ये चारों कौन से बिजनेस हैं, कहां होते हैं, इन चार के अलावा सारे बिजनेस स्पेशल बिजनेस होते हैं। क्योंकि बिजनेस दो ही तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल। बिजनेस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से, ये चार कैसे बिजनेस हैं, मतलब इन चार के अलावा सब स्पेशल बिजनेस होते हैं। अब लॉ की लैंग्वेज आप पढ़ो तो ये लिखा है, ऑल ट्रांजैक्टेड एट एक्सेप्ट दी आर स्पेशल। मतलब समझाओ क्या है इसका, कि सारे बिजनेस जो कहां होते हैं, इन को छोड़कर वो सब क्या होते हैं, स्पेशल। तो ये चार मतलब क्या हो जाते हैं, सीधा लिखा ही नहीं होता लॉ में कुछ भी, ऐसा नहीं बोल रहा सीधे सीधे से ये ऑर्डिनरी बाकी सब स्पेशल है, नहीं, ये बोल रहा है ये को छोड़कर सबके सब क्या हैं, स्पेशल। तो आप समझ जाओ ये कौन से हैं फिर, ऑर्डिनरी। तो बिजनेस कितने तरह के हो गए, वेरी गुड। कौन कौन से, ऑर्डिनरी बिजनेस कितने तरह के होते हैं, पहला कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, इतना रिवाइज कर लो यही याद हो जाए। दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वेरी गुड। तीसरा रिटायरिंग, वेरी गुड। चौथा, ये चारों कैसे बिजनेस हैं, कहां होते हैं, कहां नहीं होते हैं, ईजीएम में नहीं होते, इसका मतलब कहां होते हैं ये, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या निकला, ईजीएम में नहीं होते। इन चार के अलावा सब क्या होते हैं, तो एजीएम करने का मेन पर्पस यही होता है। तो हर साल क्या क्लोज होता है, फाइनेंशियल, उससे 6 महीने में क्या करते हैं अपन, एजीएम,
और एजीएम इन ऑर्डिनरी बिजनेस को करने के लिए ही की जाती है और किसी पर्पस से नहीं। हाँ, इनके अलावा अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? और वो कर सकते हैं, मना ही नहीं है। ये चार तो होंगे ही बेटा, ये चार तो, इनके अलावा हम और कोई काम भी कर सकते हैं, करे ये जरूरी नहीं। क्लियर है? पक्का हो जाएगा ये? चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, अपन GIGL चालू कर। 2 मिनट मतलब 2 मिनट, है ना? आ जाओ फटाफट से।